हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं देने के बाद में अब आप सभी लोगों की बारी है रिज़ल्ट की। तो रिज़ल्ट से पहले भी आप सभी लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करके रखने हैं, क्योंकि जिन जिन लोगों का सिलेक्शन होगा उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। और उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड कराने हैं और कैसे प्रोवाइड कराने हैं, क्योंकि इस बार का प्रोसेस ना थोड़ा सा अलग हो रहा है। क्योंकि इस बार जब आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराएंगे तो उसमें एक वाटर मार्क की भी बात की जा रही है। तो वो वाटर मार्क क्या रहेगा, ठीक है, और रिज़ल्ट कैसे आपका कैंसिल हो सकता है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। वो सावधानियां भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर एक कहावत कही है ना, दुर्घटना हटी सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात है। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना है, कि जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। और अगर ज़रा सा भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी जो डीवी है उसके बारे में बात करेंगे, कि आपकी डीवी वगैरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका कब से स्टार्ट होगा, वो भी बात करेंगे। और साथ ही साथ में पूरा प्रोसेस जानेंगे कि कैसे आपका पूरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो कैसे आपको देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं रिजल्ट के बारे में, कि रिजल्ट आपका कब जारी होगा, कैसे जारी होगा। तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। और ये भी वेबसाइट है एजुकेशन बिहार, और प्रत्येक जिले के एनआईसी पर वेबसाइट भी उत्तर परिणाम को देखा जा सकता है। तो दो दो वेबसाइट्स हैं, आप आराम से जो भी वेबसाइट्स हैं उस पर अपना देख सकते हैं। यहाँ पे रिजल्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिजल्ट 25 तारीख को जो हमारा टीयर 2 का एग्ज़ाम था, मतलब द्वितीय चरण का, वो स्टार्ट हो जाएगा 25 से। और लेकिन उससे पहले सबसे 25 को यहाँ पे जो द्वितीय चरण है उसका जारी नहीं होगा। यहाँ पे प्रथम चरण के पूरक रिजल्ट जो था, पूरक परीक्षाफल, उन लोगों का जारी होगा 1 to 5, 9 to 10 और 11 12 का, ठीक है। फिर आते हैं 26 तारीख को। 26 को मध्य विद्यालय, सबसे पहले जो जूनियर वाले हैं उन बच्चों का जारी होगा 6 to 8 का। 27 यहाँ पे 9th एंड 10th, और 28 यहाँ पे 11th एंड 12th। और सबसे आखिरी में जो है उन लोगों का रिजल्ट जारी होगा, प्राथमिक लोगों का। तो इससे क्या रहेगा कि इससे वेबसाइट पे ज़्यादा लोड रहेगा नहीं, और सभी लोग अपना रिजल्ट जो है वो आराम से देख पाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो गए रिजल्ट की बात। अब हम लोग आते हैं, और रही बात डीवी की, तो डीवी भी आपके रिजल्ट के मान के चलिए 10 दिन के बाद आपकी डीवी स्टार्ट हो जाएगी। और ज्वाइनिंग आपके मान के चलिए कि जनवरी के एंड तक आपकी ज्वाइनिंग भी करवा दी जाएगी। गांधी मैदान में आपको पटना में बुलाया जाएगा, बढ़िया बढ़िया ज्वाइन लेटर दिया जाएगा आपको, वहाँ अच्छा से अच्छा खाने को दिया जाएगा, और आप अपना ज्वाइनिंग कर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अब देखते हैं मेन इंपॉर्टेंट जो कह सकते हैं डॉक्यूमेंट्स वाला जो प्रोसेस है उसको हम देख लेते हैं, वाटर मार्क वाला। देखिए यहाँ पे वाटर मार्क को लेकर के हम अच्छे से नोटिस दी है, जारी की हुई है। तो इस नोटिस को हम ध्यान से पढ़ेंगे, और फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कर दीजिए। स्टार्टिंग से करते हैं। विज्ञापन संख्या 27/3/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ में प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासकीय विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जाँच उसके मूल प्रति से की जाएगी, जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता व परीक्षाफल दोनों ही स्वतः रद्द समझी जाएंगी। तो अब मैं यहाँ पे आपको फिर से समझा दे रहा हूँ कि इसका अर्थ ये है कि अगर आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, ठीक है, मतलब जब आपने फॉर्म भरा था तो आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उनकी जांच आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आप लेके जाएंगे डीबी के लिए उनसे की जाएगी। और अगर वो मैच नहीं करते हैं तो आपका वहाँ पे जो रिजल्ट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकार प्रशासकीय विभाग के समक्ष उपस्थापित करेंगे, मतलब उपस्थित करेंगे। और अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटरमार्क अंकित रहेगा, जो पूर्व वाटरमार्क से भिन्न रहेगा। तो यहाँ पे इसका प्रोसेस पूरा क्या रहेगा वो मैं आपको समझा दूंगा आगे, जब डाउनलोड जब होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको एक मोटा मोटा समझना है कि आपके इस बार के जो डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो निकालेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, उस पर वाटरमार्क अंकित होगा, ठीक है। और वो वाटरमार्क जो आपने जब एग्ज़ाम दिया था उस टाइम पे जो आपके डॉक्यूमेंट्स थे उससे थोड़ा सा अलग ही रहेगा, ठीक है, भिन्न रहेगा। फिर नेक्स्ट है, अतः उक्त परीक्षा संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए अपने सभी प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर, जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा, प्रशासकीय विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र मान्य एवं स्वीकार्य नहीं होगा। कोई नया प्रमाण पत्र अपलोड कर पुनः डाउनलोड कर जमा करने की व्यवस्था मात्र संबंधित प्रशासकीय विभाग की अनुशंसा पर अभ्यर्थियों को दी जाएगी, अन्यथा नहीं। मतलब इनका ये कहना है कि जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे काउंसलिंग के टाइम पे, ठीक है, उन डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करना है और उन पे एक नया वाटरमार्क होगा, ठीक है। मतलब पुराना वाटरमार्क नहीं होगा, जो भी डाउनलोड करेंगे वो उस पर एक नया वाटरमार्क होगा, और वही डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे जा करके प्रोवाइड कराना है, ठीक है। और साथ ही साथ में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाना है,
ऐसा नहीं है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं जाना है। कहीं भी जाइएगा, डॉक्यूमेंट जब आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराएँगे, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो वहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके ही जाना है, लेकिन साथ में जो वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट्स होगा वो भी आपको लेके जाना है, ठीक है? जो कि आयोग की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा कि आप अगर आपके पास नहीं है तो आपने कोई नया प्रमाण पत्र डाउनलोड कर दिया और आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। तो ये आपकी जो कहते हैं ना अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी रहेगी सिर्फ़ और सिर्फ जो संबंधित प्रशासकीय विभाग है, सिर्फ उसी के पास में। ऐसा नहीं होगा कि आपने अपलोड किया और आपको तुरंत नया जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको वाटरमार्क के साथ में मिल जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं दिव्यांग बच्चों को लेकर के। यहाँ पे एक आ गया है कि जो बच्चे दिव्यांग रिजर्वेशन लिया है उन लोगों को आईजीआईएमएस और एआईएमएस से कराई जाएगी, मतलब जो दिव्यांगता की जांच है वो कराई जाएगी। ओके। और उन्हें दिव्यांग के आधार पर जो परीक्षा में अतिरिक्त लाभ दिया गया था उसकी जांच की जाएगी कि क्या वो सच में दिव्यांग हैं या नहीं हैं। और अगर वो जनरल कैटेगरी में मतलब उनका हो गया है तब भी उनको दिव्यांगता का जो है वो टेस्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है, टेस्ट किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि अगर जांच के क्रम में उनका दावा सही नहीं पाया जाता है तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पे सीधी सी बात यहाँ पे ये लिखी गई है। ओके। फिर नेक्स्ट आते हैं अहर्ता और कट ऑफ। यहाँ पे कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापक संख्या दिनांक 16/7/2007 पत्रांक और के अनुसार लिखित परीक्षा में सम्मिलित सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40% और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं और दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अहर्तांक प्राप्त करना अनिवार्य है। मतलब आपका इतना तो गेन करना, आपको इतने नंबर तो लेके आने ही आने हैं। बाकी जो कट ऑफ होगी वो एक बाहर मतलब अदल कट ऑफ होगी, उसमें आपको अलग से क्वालिफाई करना है। लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन यही है कि आपके 40% जनरल में हो, ठीक है, 36% ओबीसी में हो और 34% हो, 32% जो आपके महिलाएं और दिव्यांग उम्मीदवारों के हो। ओके। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित स्पष्ट है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका प्राप्तांक इस निर्धारित न्यूनतम अर्थांक से कम है उन्हें मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा और फिर उन्हें परीक्षा फल में सफल घोषित करने का प्रश्न भी नहीं रह जाता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ क्वालिफाई नहीं होते हैं तो यहाँ पे भी आपको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। ध्यातव्य के आरक्षण नियमानुसार मेधा क्रम में सर्वप्रथम अनारक्षित कोटि की रिक्ति भरी जाएंगी, मतलब सबसे पहले जनरल कैटेगरी की जो सीटें हैं वो भरी जाएंगी। यदि अनारक्षित कोटि की रिक्त अधिक हो और आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थियों की संख्या कम हो तो संभव है कि सभी आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि के रिक्त के विरुद्ध सफल घोषित किए जाएंगे, ठीक है। मतलब इनका ये कहना है कि अगर रिजर्वेशन वाली जो वैकेंसीज़ हैं उसमें अगर बच्चे कम हैं, मतलब वे पोस्ट जो हैं वो कम है, तो और अगर वो रिजर्वेशन में ना क्वालिफाई करके अनरिजर्व में क्वालिफाई करते हैं, मतलब सामान्य में क्वालिफाई करते हैं, तो उनको सामान्य में उनको वैकेंसी दे दी जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ओबीसी में अगर वो हैं तो सिर्फ ओबीसी में ही मिलेगी और अगर जनरल के बराबर नंबर लेके आते हैं तो उनको नहीं मिलेगा। यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि आप नंबर अगर अच्छे लेके आते हैं तो अगर आप जनरल कैटेगरी के बराबर नंबर लेके आते हैं तो वहाँ भी आपको क्वालिफाई डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में आरक्षण कोटि की रिक्ति खाली रह जाएंगी और इस कारण उसमें कोई कट ऑफ नहीं हो सकेगा, अर्थात यहाँ पे एन ए रह जाएगा। साथ ही अनारक्षित कोटि की अंतिम रिक्ति पर यदि आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी सफल घोषित होते हैं तो उनका प्राप्तांक कट ऑफ हो जाएगा और यह प्राप्तांक उस आरक्षित कोटि का न्यूनतम अर्थांक भी हो सकता है जो स्पष्टता अनारक्षित कोटि के न्यूनतम अर्थांक से कम होगा। तो यहाँ पे इनका सिर्फ स्पष्ट यही कहना है कि जो रिजर्व कैंडिडेट हैं जिन्होंने रिजर्वेशन के थ्रू जो क्वालिफाई हो रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उनको एक तरीके से प्रायोरिटी दी जाएगी और उनको अगर वहाँ पे नहीं मिलता है तो अनारक्षित कोटि के न्यूनतम अर्थांक से कम होगा, मतलब वहाँ पे जो कट ऑफ होगी, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी से निकल के अनरिजर्व कैटेगरी में आ जाएंगे तो जो रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ है वो गिर जाएगी। ओके। तो अनारक्षित कोटि से जो न्यूनतम कट ऑफ वहाँ पे रिजर्व की रहने वाली है। फिर यह भी ध्यातव्य है कि उपरोक्त विशेष परिस्थिति में अनारक्षित कोटि का कट ऑफ वस्तुतः आरक्षित कोटि का न्यूनतम अर्थांक हो जाने के अनारक्षित कोटि का प्राप्तांक उसके अधिक हो जाने के बावजूद अनारक्षित कोटि के उक्त अभ्यर्थी सफल घोषित नहीं हो सकेंगे यदि उनका प्राप्तांक अनारक्षित कोटि के न्यूनतम अर्थांक से कम है। तो इनका यहाँ पे यही कहना है कि अगर आप मान के चलिए वहाँ पे आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और आप अगर अनरिजर्व में भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो अगर दोनों जगह अगर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो फिर वहाँ पे आपको मतलब डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा और वहाँ पे अभ्यर्थी सफल घोषित नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे टाई ब्रेकर की बात की जा रही है, तो टाई ब्रेकर में यहाँ पे आप एक बार फिर से समझ लीजिए, ये इसका जो महत्व है बहुत ही कम है, लेकिन जो बच्चे टाई ब्रेकर में होते हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे इस स्थिति में मतलब यहाँ बता रहे हैं कि कैसे हम जो क्वालिफिकेशन है, जैसे कैसे हम क्वालिफाई जो बच्चों को हम कैसे करेंगे, यहाँ पे वो बता रहे हैं, ठीक है। तो लिखित परीक्षा में कुल प्राप्तांक परंतु भाषा के क्वालिफाइंग होने के कारण इसके प्राप्तांकों को छोड़ करके अर्थात शेष 120 प्रश्नों के प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार की जाएगी। मतलब यह है 120 नंबरों पे आपका क्वालिफिकेशन तैयार की जाएगा, कट ऑफ क्या रहेगी
रहेगी, ये सब आपको बाद में पता चलेगा। अगर आप मेरा अनुमान कट ऑफ पूछें तो कट ऑफ 75 से लेकर के आपको 80 के बीच में कट ऑफ आपको मिलेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपने कह सकते हैं कि उपरोक्त कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय के मुख्य खंड, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले की वीडियो में बता चुका हूँ मैं, कि जो मुख्य खंड तीसरा जिसमें कि आपके 80 प्रश्न हैं, उनको पहले टाइप ब्रेकर के रूप में प्रयोग किया जाएगा कि उसमें सबसे ज़्यादा किसके सही हैं। लेकिन अगर उसमें भी नहीं होता है तो परंतु कक्षा 1 से 5 अध्यापक हेतु लिखित परीक्षा यहाँ पे भाग 3 में नहीं रहने के कारण इसलिए कोई टाइप ब्रेकर जो फर्स्ट है वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो मतलब जो जूनियर वाले बच्चे हैं, जो टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे हैं, उनमें टाइप ब्रेकर जो 80 प्रश्नों का जो प्राप्तांक है वो रहेगा। और टाइप ब्रेकर 1 के बाद में भी समान अंक होने की स्थिति में टाइप ब्रेकर 2 की भाषा भाग में प्राप्तांक, मतलब अगर आप 80 नंबर में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा होगा, मतलब मान के चलिए कि 80 नंबर में आपके भी 80 हैं और सामने वाले के भी 80 हैं। अब जो दूसरा टाई ब्रेकर होगा वो होगा लैंग्वेज में, कि लैंग्वेज में किसके सबसे ज़्यादा है, मतलब किस बच्चे के। तो ऐसा तो होगा नहीं कि दो दो जगह सभी के सेम हो, ऐसा तो होने की बहुत ही संभावना है, वो कम हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट है कि परंतु अन्य कक्षाओं के अध्यापकों हेतु भाषा भाग में गैर हिंदी अभ्यर्थियों के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार अलग से प्रश्न नहीं रहने के कारण सभी के लिए समान अवसर और लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान करने तो बिहार राज्य अध्यापक द्वारा अनुशासिक कार्यवाही यहाँ पे की जाएगी। तो यहाँ पे कई सारी डिटेल्स हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और यहाँ पे इनका ये कहना है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में उसके आदेश के अंडर में रहेगा। ठीक है, तो टोटल जो आपकी डिटेल्स थे मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी अगर आपको मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वाटर मार्क वाला प्रोसेस मैंने बता दिया है, तो इसीलिए कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डबल चेक करने हैं, उसके बाद में ही आपको वहाँ पे लेके जाने हैं, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं भूलना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।